गुड मॉर्निंग। कक्षा 9 हिंदी पाठ 2 मेरे संग की औरतें। औरतें मेरी एक नानी थी। जाहिर है पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं था, क्योंकि मेरी माँ की शादी के पहले वो चल बसी थी। शायद नानी के से कहानी न सुनने का मौका भी मुझे मिला था, नहीं मिला, किंतु शायद नानी की कहानी के कारण हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले न सुनी हो, परंतु उनकी कहानी जरूर नानी की कहानी सुन चुकी हूँ। बहुत बाद में से जाकर उनका असली मर्म समझ में आया। पहले इतना कि जाना था कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दा नशीन माने पर्दे में रहने वाली, मतलब मुंह ढककर रहने वाले, पर्दा के अंदर रहने वाली औरत थी, जिसके प्रति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने बिलात चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने उन्हें डिग्री लेकर वे लौटे और बिलाती रीति रिवाज में जिंदगी गुजर बसर करने लगे। लेकिन नानी को इस बात का लेकर कुछ भी न था। नानी ने रीति रिवाज से संग जिंदगी बसर करने लगे और नाना ने अपने रहन सहन पर इसका कोई असर न पड़ने दिया और उन्होंने अपनी अनिच्छा आकांक्षाएं पसंद नापसंद का कोई पति पर इजहार नहीं किया। वे चाहती थी, जब वह कम उम्र में ही नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो उन्होंने 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र इतना डरा दिया कि एकदम मुँह जोर हो गई, मतलब ज़्यादा बोलने लगे। मुँह जोर होना मतलब बहुत अधिक बोलना। नाना से उन्होंने कहा कि पर्दे का लिहाज छोड़कर उसने दोस्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। सब दंग हैरान रह गए कि जिस पर्दानशीन औरत ने पराये मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं कर रही थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कह सकती हैं। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत को लाज रखी। उन्होंने सवाल जवाब में वक्त बर्बाद नहीं किया और बजाय फौरन जाकर अपने दोस्त को लिवा आए और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए आप बर तय करेंगे। मेरे पति को तो साहब है और वे नहीं चाहते मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमान बरदार से हो। आप अपनी तरह से अपनी आज़ादी
से पूरी आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में ही भी काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, किंतु साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश ज़िंदगी जीने में आज से हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा ढेला एक नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन कैसे और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उसका यह था कि खादी की साड़ी उन्होंने इतनी भारी लगती थी कि कमर चनक खा जाती थी। रात भर जाग कर वे उसे पहनने का अभ्यास करती थी। मतलब उनको साड़ी पहनने नहीं आता था, वजनी साड़ी था, खादी आसन का साड़ी, तो उसे पहनने का अभ्यास करती थी, पहनना चाहती थी। दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़ी, इसलिए कि दिन में लोग हंसी न उनकी उड़ाए कि साड़ी पहनने नहीं आता। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था कि हमारी बहू तो ऐसी है कि कोई धोई पोछी और छीका पर टांग दो। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छीके पर से उतारने का पेशकश नहीं की। क्यों नहीं की? उनकी दो वजहें थी। पहली यही थी कि हिंदुस्तान के तमाम वासिंदों की तरह उनके ससुराल वालों भी साहबों के खास अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सबके अंग्रेज थे। मजे की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वालों की अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी, नेहरू हो या मेरे पिताजी, घर वाले भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली कर और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उनके साहबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब में उन्होंने सिर फिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उनके रोमांचक क्या कोई परिकथा होगी? नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी वे रोमांचक उप कथाएँ थी कि कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी कि उनकी खूबसूरती, नजाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि परिजात से जब कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। उनके ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी ज़बानी राय जरूर मांगी जाती थी।
और पत्थर की लकीर की तरह निभाई की जाती थी। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। बचपन से में ही उन्हें इस जुर्मे का भाव समझ में आ गया था कि जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालु परवेश में मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते हैं, तो दादी और उनकी जेठानियाँ भी नहीं, खुद मर जा पिता भी थे। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ की आज़ादी का जुनून कम था, पर भरपूर था। वह भरपूर था अपने तरीके से, वे उसे भरपूर निभाती थी। और जाहिर है कि जुनून आज़ादी का हो या फिर उसे निभाने का आज़ादी से चाहिए। जिस चीज़ से पूछकर अपने तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया, न उन्होंने कभी ऐसे लाड़ किया, न हमारे लिए खाना पकाया और न अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते ही वे घर बार नहीं संभाल पाती थी और उसके ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में था। ये सब मिलकर बिस्तर पर ही लेटे लेटे किया करती थी। ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे, न उनके आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। उनके सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। साहबी खानदान के रोग के अलावा मेरी समझ में दो कारण हैं। पहला, वे कभी झूठ नहीं बोलती थी। वे एक ही गोपनीय बात को दूसरे तक जाहिर नहीं होने देते थे। उनके पास ये अच्छी गुण थी। पहले के कारण उन्हें घरवालों का आदर मिला हुआ था, दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्त से वे हमारी भी माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है कि बचपन में ही हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उनसे यह नहीं पूछता था कि उनमें क्या लिखा था, भले वह एक बहन की हो या दूसरे नाम क्यों न हो। और माँ यह जानने की बेहाल हो ही बीमारी से वह उबरी न थी। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम 3 बहनों अपने छोटे भाई लेखन के हवाले हो गए। लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल माने क्या होता है? अनुग्रह, दया, से उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएंगी तो वे तीसरी दान कर देंगे। जैन समाज में अपरिग्रह माने अधिक ग्रहण न करना। सनक बिरादरी बाहर
हर हरकत नहीं मानी जाती, इसलिए यहाँ तक कि तो ठीक था, पर उनकी असली अलावा देखने को मिला, असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ की पहली बार गर्भवती हुई थी। तो मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी थी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। यह गैर रवानगी मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम उनका ऐलान कर दिया। लोगों के मुंह खुले रह गए कि उन्होंने फितूर को कोई वाजिब वजह ढूंढ न मिली। यह भी नहीं था कि सब नहीं कह सकते थे कि खानदान में पुश्तों में कन्या पैदा नहीं हुई थी, इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में ही थी, क्योंकि पिता जी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थी। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा है। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं की, बल्कि बदस्तूर मंदिर जाकर मन्नत दोहराई रही। पूरा नुक्कड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा तार जुड़ा हुआ था। बेतार का तार इधर वह तार खींचती उधर टन से तथावस्तु बजता। मेरी दादी तो पहली मर्तजा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती, पर माँ जी ही आरजू किस कदर रंग लाएगी उन्हें से ही गुमान न रहा होगा। आगे देखिए। थैंक यू, धन्यवाद।